अच्छा, तो हम जो है हम अभी देख रहे थे कि हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सेट। बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपने मैथमेटिकल सेट्स के अंदर देखी हैं। ये उसी तरह यहाँ पे जो है ना हम पाइथन के अंदर भी सेट्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन सेट्स के और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जहाँ पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपके पास फर्ज करें कोई डाटा सेट आ गया, जैसे कि हमारे पास लेट से मैं हमेशा की तरह वेबसाइट्स का डाटा लेता हूँ। लेट से कि हमारे पास डाटा आ गया है। अच्छा, ये अरे की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ, अभी आप नोट करें, यहाँ पे अरे है। ठीक है, website1.com, website2.com, website3.com। ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट्स हैं। अब ये वेबसाइट्स आपके पास यहाँ पे आई हैं, लेकिन फर्ज करें आप इसको सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सेट लिखें और वेबसाइट्स लिख दें, एंटर करें। अब आपका यही डाटा सेट जो आपको पहले अरे के अंदर नजर आ रहा था, या सॉरी लिस्ट के अंदर नजर आ रहा था, अब आपको सेट के अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, तो फिर इसका हमें एडवांटेज क्या हुआ? एक कंप्लीटली डिफरेंट डाटा सेट के ऊपर अब आप काम कर रहे हैं। पहले आपके पास अरे थी या लिस्ट थी, अब आपके पास एक सेट आ गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाज दफा हमारे पास ऐसा होता है, आपने भी अमूमन देखा होगा, आप फर्ज करें कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एनालिसिस करते हुए बाज दफा ऐसे होता है कि हमारे पास ना एक ही कंप्यूटर दो दफा आ जाता है। जैसे आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, गूगल के ऊपर कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे हम यहां पे जाते हैं और हम लिखते हैं, फर्ज करें बेस्ट होस्टिंग, या बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा है ये वाला कीवर्ड देख लेते हैं, नेटलीफाई वर्डप्रेस का। हम इसके ऊपर जाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास पहला जो कीवर्ड, पहला जो यूआरएल आ रहा है वो भी नेटलीफाई का आ रहा है, सेकंड यूआरएल भी नेटलीफाई का आ रहा है, फिर इसके बाद ये नीचे कुछ यूआरएल्स आ रहे हैं, तीन यूआरएल जो है ना आपके पास यूट्यूब के आ गए हैं, फिर वर्डप्रेस का आ गया है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जब आप इन चीजों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा, जब गूगल के ऊपर मेरे पास फर्ज करें ये मेरे सारे कंपिटिटर हैं, लेकिन ये तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं एक कंपिटिटर को सिर्फ एक दफा लेना चाहता हूं। दैट मींस मुझे यूनिक कंपिटिटर चाहिए अपने। तो उस सूरत में आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सेट। तो फर्ज करें मैंने कहा, जैसे मैंने यहां पे लिखा वेबसाइट 1, वेबसाइट 2, वेबसाइट 3, और अगेन मेरे पास वेबसाइट 2 आ गई। अब मैं जब इसको एंटर करता हूं, मेरे पास अरे के अंदर जो है वो ये वाली वैल्यूज हैं वेबसाइट्स की, वेबसाइट 1 2 3 एंड अगेन 2। लेकिन जब मैं इसका सेट क्रिएट करता हूं तो अब आप नोट करेंगे कि अब आपके पास वेबसाइट 2 सिर्फ एक दफा आई है। उसकी वजह यह है कि वेबसाइट जो सेट है वो आपका यूनिक वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपके पास अगर एक ऐसा यूज केस आ गया जिसके अंदर आपके पास फर्ज करें जो है वो 10 वेबसाइट्स आ गई हैं, और आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे सिर्फ यूनिक वेबसाइट चाहिए मुझे, या आपकी वेबसाइट के ऊपर फर्ज करें आपने कोई क्रॉलिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलता नहीं मेरा एक ही जो यूआरएल है वो बार बार दफा आ रहा है, तो मैं हर अपनी वेबसाइट के हर यूआरएल को सिर्फ एक दफा देखना चाहता हूं, या कोई एनालिसिस है वो सिर्फ एक दफा करना चाहता हूं, तो फिर भी उस सूरत में आप जो है वो सेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप जब डुप्लीकेट रिमूवल जैसे करते हैं ना आप, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, तो आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हैं। फर्ज करें आपने एक वेबसाइट का ऑडिट कर रहे हैं, और ऑडिट करते हुए पता चलता है कि नहीं यार यहाँ पे तो मेरे पास 1,000 पेजेस थे, तो 1,000 पेजेस के अंदर तो 5 डुप्लीकेट आ गए मेरे पास। तो अब आपने डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो आपके कौन से डुप्लीकेट वाले पेजेस हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, उसका अलहदा तरीका कार है। लेकिन यह है कि यहां से आप डुप्लीकेट के बगैर एक लिस्ट जो है, एक सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्ज करें अब आपके पास ये एक सेट आ गया है, इस सेट को आप जो है ना यूनिक, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वेबसाइट। फर्ज करें मेरे पास ये एक यूनिक वेबसाइट्स का वेरिएबल है, मैंने इसको इसके अंदर सेव कर दिया। ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं मैंने सेट के ऊपर काम नहीं करना, मैंने सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था ना सेट, तो सेट के जरिए हमने यूनिक वैल्यूज ली थी, आप चाहें तो आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं सेट से। सिर्फ लिस्ट लिखें और उसके आगे उसको वेरिएबल, उसका वेरिएबल का नाम दें,
तो ये जो पहले आपको करली ब्रेसेस के साथ ये सेट नजर आ रहा था, अब आपको जो है लिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह करके जो है वो हम काम करते हैं। फर्ज करें आपने एनालिसिस किए हैं। सर ये लिस्ट अभी बिल्ट इन फंक्शन की तरह काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है। फर्ज तो करें लिस्ट और आपके पास फंक्शन में क्या कंपिटिटर्स हैं डिफरेंस दो। होगा? क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, फर्ज करें हम आपके पास कंपिटिटर्स हैं दो। फर्ज करें वेबसाइट 1.com है और दूसरा हमारे पास है वेबसाइट 2.com। ठीक है, ये कंपिटिटर का एक सेट है। इसी तरह आप चाहें तो आप यहाँ पे कंपिटिटर का दूसरा सेट है आपका। ठीक है, अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं आपके पास डाटा जो है वो कंपिटिटर सेट 1 कंपिटिटर सेट 2 आ रहा है। अब जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आप कह सकते हैं मुझे कंपिटिटर सेट 1 दिखाओ। आप 2 को भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये वाली जो पाइप साइन हम इसको बोलते हैं, और जगह और का भी जो साइन होता है, तो दोनों में से जो है ना उनको इकट्ठा करके आपको जो है वो दिखा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फर्ज करें छोटे छोटे चंक्स बनाए हुए हैं, तो वहां से आपके पास जो है वो एक कंप्यूटर सेट एक आ रहा है, एक कंप्यूटर सेट दूसरा आ रहा है, और आप कहते हैं कि नहीं जो मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं मैं सब पे ऊपर इकट्ठा करना चाह रहा हूं। तो इस तरह करके आप उनको जो है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप कंप्यूटर की बजाय हो सकता है आपके पास पेजेस हों, सेट ऑफ, या मैं उसको सेट ऑफ ही कर देते हैं, पेजेस हैं आपके पास। इसी तरह सेट ऑफ पोस्ट्स हैं आपके पास, सेट ऑफ कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस हैं आपके जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहे थे। आप इनको इकट्ठा करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं अभी इनकी एग्जांपल उस तरह नहीं बना रहा जैसे मैंने कंप्यूटर की बनाई है, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। आप इस तरह करके इनको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह करेंगे तो अब आपके पास सारे के सारे डाटा को जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप जाए ना स्केलीड्रा के अंदर अगर हम जाते हैं, आपने वेन डायग्राम्स पढ़ी होंगी यकीनन, मैथमेटिक्स में ना मैट्रिक के अंदर पढ़ी होंगी। तो फर्ज करें ये आपका एक डाटा सेट है और ये आपका दूसरा डाटा सेट है। तो जब आप ये वाला और का ऑपरेशन करते हैं तो आप इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली वैल्यू को भी ले रहे हैं और इस वाली वैल्यूज को भी ले रहे हैं। तो हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं इस तरह करके कि इसका यूनियन मुझे जो है वो तुम प्रोवाइड कर दो। तो इस तरह करके आपके पास जो सेट है उसका यूनियन आ जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो आप इसका इंटरसेक्शन भी ले सकती हैं, यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये तीन बड़े ऑपरेशन हैं जो आप जो है वो कर सकते हैं। बाज दफा हमारे पास ऐसा होता है कि जिसको मैं काफी ज्यादा जो है वो यूज करता हूं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाली वेबसाइट्स के वो वाले यूआरएल चाहिए जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है, एक डाटा सेट के अंदर है और दूसरे डाटा सेट के अंदर नहीं है। तो इस तरह के केसेस में भी आप जो है वो सेट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये किया। और इसके अलावा अम, सर यहाँ पे ये जो पाइप का साइन है इसका वर्क ये है, अभी इसने वेरिएबल्स को कंबाइन कर दिया है। जी जी बिल्कुल। ये एक ही सेट में हमें दिखा रहा है। जी जी, अब ये एक ही सेट है आपका, मतलब आप इसको चाहें तो ऑल पेजेस के नाम से इसको एक सेट के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है सर। सर ये पाइप का साइन हम कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर इसका कोई और यूजेज भी है? इसके अलावा इसके और यूजेज भी हैं, अभी सेट के केस में हम इसको सिर्फ इसको कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है सर। जी, थैंक यू। वेलकम। आप जब काम कर रहे होंगे ना, एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये सेट ऑफ पेजेस डिफाइन नहीं है तो इस वजह से आपको ये अभी इसका एरर जो है ना वो दे रहा है, क्योंकि हमने ये वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन नहीं किए हुए। अच्छा, इसके अलावा आप सिंगल भी ले सकते हैं, और आप देखें आपने देखा होगा कि हमने ये डबल जो है ऑलरेडी इस्तेमाल किए हुए हैं। ये हम और के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको रिमेंबर और याद हो तो हमने इफ को जो है ना वो किया था, तो इफ के अंदर हम ये कह रहे थे जैसे कि वैल्यू 1, फर्ज करें मैं यहाँ पे चलिए आपको बता ही देता हूँ, सी टी आर इज इक्वल टू
फर्ज करें 5 है, तो इफ CTR इज लेस देन 2 प्रिंट वेरी लो CTR, ठीक है। और अगर ये इससे ज़्यादा है, सॉरी, हम इसको एल्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। गुड, कीप इट अप। आपका CTR क्योंकि उससे ज़्यादा, तो उसने आपको ये भी दिया है। यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि आप एंड का ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम और को यूज़ कर सकते हैं, एंड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले ऑपरेटर्स भी जो है वो हमारे पास होते हैं, जो कि आपको बहुत सारी और लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो नजर आते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स को यहाँ पे अनलिमिटेड, आप ग्रेटर देन को यूज कर सकते हैं, लेस देन को यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल को यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल को भी ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ऑपरेटर जो है वो काफी ज्यादा जो है उनकी तादाद है पाइथन के अंदर। मेरे ख्याल में किसी जगह पे पाइथन में आपको मिल भी जाएगी। अ, ये अच्छा, ये जो आपको डबल वाला मैं बता रहा था, ये लॉजिकल में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसको ओपन ही कर लेते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे और का है और एंड का जो है ना, ये इन्होंने यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल भी बताया है। अच्छा, एक और चीज़ जो होती है वो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास आती है, एक मिनट, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। वो आपके पास आती है ये टिल्ड का जो साइन है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को इन्वर्ट करना चाह रहे हो, जैसे, लेकिन क्योंकि हम पाइथन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि जो मोस्टली ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स में है, तो हम उस केस में हम नॉट का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने किसी चीज़ का इन्वर्ट लेना हो ना, मतलब आप कहते हैं प्रिंट ट्रू, तो आप इसकी जो ट्रू, सॉरी, ठीक है, तो अब आपके पास जो ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकती हैं कि नहीं, ट्रू की बजाय जो है ना मैंने नॉट ट्रू करना है, ठीक है, तो ये आपको फॉल्स दे देगा। तो बाज दफा हमने अगर किसी चीज की नेगेशन करनी है पाइथन के अंदर, तो वहां पर उससे पहले जो है ना हम सिर्फ नॉट का लफ्ज जो है वो लगा देंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये हम हमारी जो भी स्टेटमेंट थी हम उसकी नेगेशन करना चाह रहे हैं। इसी तरह ये जो पाइथन के अंदर है आपके पास जो ट्रू है, इनको हम बोलते हैं बुलियन ऑपरेट, बुलियंस। ये आपके पास दो हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और आप जब भी किसी किस्म का कोई भी if या एल्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास एट द एंड बैक एंड पे ट्रू और फॉल्स ही कैलकुलेट हो रहा होता है। मतलब जैसे आप कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर भी इसको किया है, इफ, अभी यहाँ पे रिमूव करता हूं, अदरवाइज ये एरर देगा मुझे। सर बूलियन का मतलब यही है ना कि या तो हमारा आंसर ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। एग्जैक्टली, जैसे कि इस केस में हमारे पास जो हमारा आंसर है वो लेस देन ट्रू है, तो अब CTR की वैल्यू मेरे पास 3.5 थी, तो 3.5 इज लेस देन 2, फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। जब ट्रू नहीं है, जो चीज ट्रू है, इसका मतलब यह है कि वो उसकी एल्स कंडीशन पे उसके ऊपर ले जाएगा। तो आपके पास ये हमेशा या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपके पास ऑपरेशन आएगा। जैसे आप ये भी कर सकते हैं, हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। इफ मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से 3, मैं अगर कहता हूं इफ ये चले रहने दे, हमने ऊपर ये वाली एग्जांपल ले लिया। आई थिंक दिस एग्जांपल इज मोर देन इनफ, जहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि आपने इफ और एल्स की कंडीशन की, अगर इफ किया तो आपके पास ट्रू आएगा। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जाएं और यहाँ पे प्रिंट कर लें उस वैल्यू को,
जो आपकी कंडीशन है, दिस इज आल्सो गुड। अगर आपको शुरू में समझने में जरा मसला आ रहा तो आप इस अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। आपने ये देखा कि CTR इज लेस देन 2 को उसने क्या किया है, फॉल्स प्रिंट किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। तो पहले वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर मैं इसको ग्रेटर कर देता हूं तो इसका मतलब यह है कि हाँ 3.5 इज ग्रेटर देन 2, तो अब आपके पास जो है वो ट्रू यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, बड़ी है। और अब आपके पास जो है वो जो अगर यहाँ पे अगर आपके पास ट्रू होता तो वो फिर ये वाली स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट करनी थी। तो दिस इज ऑलवेज कि आप यहां से भी जो है ना इसको अगर चाहें तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके सर। जी। अच्छा, ये तो हमने इसको भी देख लिया। लास्ट चीज इसी के ऊपर मैं आपको और बता देता हूँ, जिसको हम कहते हैं वन लाइनर भी बोलते हैं। वन लाइनर भी या जो है ना कंडीशनल टेस्ट कहते हैं हम इसको। फर्ज करें आपके पास एक वेरिएबल है 5, ये हमने ऊपर लिखा है, जैसे बिल्कुल वैसे ही हम इसको कर लेते हैं। अब फर्ज करें आपके पास एक यूज केस आ गया जिसके अंदर आप कहते हैं कि मैं इसकी वैल्यू को चेक करूंगा, अगर वैल्यू वेरिएबल की लेस देन 3 है तो मैंने इसको करना है एक और वेरिएबल के अंदर इसको असाइन करना है। फर्ज करें मेरा एक और वेरिएबल है आउटपुट के नाम से, और उसकी जो वैल्यू है फर्ज करें फॉल्स है। ठीक है, ये कोई भी लॉजिकल हो सकता है, मैं अभी आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर ये लेस देन 3 है तो मैं कहता हूं कि मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू है, अदरवाइज जो मेरी आउटपुट है वो फॉल्स है। अब यहां तक तो ये बात ठीक है, और मैं यहां पे आके आउटपुट कर देता हूं, प्रिंट कर देता हूं इसकी वैल्यू को। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आउटपुट का वेरिएबल आपने सेकंड क्रिएट किया है उसके अंदर आपके पास फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स का मतलब यह है कि आपकी जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, क्योंकि आप इसके अपोजिट पे जा रहे हैं। तो उसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू वैल्यू तो वेरिएबल के अंदर 5 थी, तो 5 इज लेस देन 3 नहीं, बल्कि वो ज्यादा है, तो इस वजह से आपका आउटपुट का जो वेरिएबल है उसके अंदर 5 आ गया। अब इस पूरा प्रोसीजर को जो ये लिखा हुआ है इसको लिखने का एक और भी तरीका है जो कि ज्यादा आसान है, या इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है जिसके अंदर आपके पास इफ एल्स आ रहा होता है, वन लाइन का इफ एल्स आ रहा होता है और आपने उसकी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करवानी होती है, तो उसके ऊपर जो है ना हम ऑपरेटर लगाते हैं, टर्नरी ऑपरेटर हम लगाते हैं। एक मिनट, हम इसको कहते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू इफ लेस देन इफ वेरिएबल। एग्जैक्टली तो ये सेम कॉपी है ये वाली, इसी को आप कॉपी कर लें। मैं आपको दोबारा यहां से करके दिखा देता हूं। अब ये देखें आप कर क्या रहे हैं, आपके पास एक आ रही है, ये वही चीज है। वेरिएबल के अंदर आपके पास एक वैल्यू आ रही है जो कि लेस देन 3 है, ये एक कंडीशन है आपकी, इस कंडीशन को कॉपी कर लें। तो अगर तो ये लेस देन 3 थी तो आपने इसको ट्रू करना है, तो आप इसको ट्रू वैसे ही लिखा रहने दें और उसके आगे लिख दें कि अगर ये वैल्यू 3 से कम हुई तो आपने इसको ट्रू करना है, एल्स फॉल्स करना है। और यहां से आप इसको ऊपर ले जाएं, तो ये और ये दोनों टेक्निकली बराबर हैं। ठीक है, और अब आप इसको प्रिंट करेंगे आउटपुट को। सर एल्स में ई मिसिंग नहीं है? तो अब आप ये देखें कि अब आपके पास जो है ये आउटपुट आ गई है एल्स की। थैंक यू खुशबू, आपका शुक्रिया। तो अब आप ये देखें कि अब आपकी जो आउटपुट है ये और ये दोनों जो है ये आपकी सेम आ रही हैं। सेम आने से आपको एडवांटेज क्या होगा कि अब आपका ये कोड अगर आप देखें इसके मुकाबले में, एक तो ये जगह कम ले रहा है और ज्यादा ह्यूमन है, ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जेन ऑफ पाइथन का, वो मैं आपको अभी बताता हूं। आप ये देखें कि आपके लिए ज्यादा रीडेबल कोड कौन सा है। मैं कहता हूं कि नहीं भाई, जो आउटपुट आएगी वो ट्रू होगी अगर वेरिएबल की वैल्यू 3 से कम होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो इट्स वेरी ह्यूमन रीडेबल कोड। ये भी रीडेबल है, ये नहीं कि ये रीडेबल नहीं है, लेकिन यहां पे 1 2 3 और 4 लाइनें आपकी लगी हैं और यहां पे आपने इसको सिंपल एक लाइन के अंदर जो है वो राइट अप कर दिया। तो इस वजह से हम जो है इसको जो ना
रीडेबल कोड है। इस तरह की जो अप्रोचेज होती हैं इनको हम बोलते हैं कि हमारा जो कोड है वो पाइथॉनिक है। पाइथॉनिक की टर्म भी हम इसको यूज करते हैं इसके लिए। आपका कोड ह्यूमन रीडेबल है, इजीली रीडेबल है, लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है उसको हम बोलते हैं जेन ऑफ पाइथन। ये आपने खुद अपने तौर पर पढ़नी है, मैं इसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बल्कि इसको हम विकीपीडिया से ले लेते हैं, वहां से ज्यादा इजीली आप देख सकते हैं। ये पाइथन, इसको हम बोलते हैं जेन ऑफ पाइथन। ये पाइथन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको यूज करते हैं हम। आपने जब भी पाइथन का कोड लिखना है तो आपने ये जेन में रखना है कि आप इन चीजों को जेन में रखें। ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। आपका कोड जो है वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, पढ़ने में जिसके अंदर आपको खूबसूरती लगे। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा एक दफा आप इस आर्टिकल से गो थ्रू करें। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुए तो हम इसको नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जेन ऑफ पाइथन भी किसी ब्लॉक का नाम है। ये बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसे कि पाइथन में आपने कंप्यूटर प्रोग्राम जो है आपने इसको आपने इसको लिखना है एक्सप्लिसिटली, किसी चीज को डिफाइन करना बेटर है रेदर देन इम्प्लिसिटली वो खुद बहुत हो जाए। ठीक है, और आपका कोड खूबसूरत होना चाहिए। सिंपल इज बेटर देन कम्प्लेक्स, यानी आपका कोड सिंपल होना चाहिए, कम्प्लेक्स ना करें आप उसको, एंड सो ऑन। और इसके लिए जो है आप अगर जाए ना यहाँ पे अपनी इसके अंदर जुपिटर लैब के अंदर अगर आप जाके टाइप करें ना इंपोर्ट दिस, तो आपके सामने ये जो है वो जेन ऑफ पाइथन जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये बेसिकली सेट ऑफ प्रिंसिपल्स या गाइडलाइन है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटल 19 है, जिससे आपको ये पता चलता कि आपने कोड लिखते हुए कैसे इसको, कोड आपने कैसे लिखना है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो वन लाइनर ये बेसिकली लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो इसी चीज को जेहन में रखते हुए जब आप अपना काम कर रहे हैं तो हमने ये कहा कि मेरा कोड जो है वो पाइथानिक है, क्योंकि ये आपका जो है वो सिंपली लिखा हुआ है, इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं यूज हुई। फिर सारी आ जाए ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीडेबिलिटी काउंट्स, तो हमारा कोड जो है वो ज्यादा जो है वो रीडेबल है। इस चीज का जो है वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अभी तक जो है वो हमने काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो जो है वो उनको देखा है। एक चीज जो हमारे पास रह गई है वो ये थी कि अगर आपने पाइथन में अपने कोई ना कोई जो है फंक्शंस जो है वो नए इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए आप पाइथन की पैकेजेस को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं वाया पिप। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पिप के अंदर देखा भी है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ से जी यहाँ से, तो आप अगर पिप पे जाए ना, पिप पाई पाई डॉट ओ आर जी, तो आप यहाँ पे जाके अपनी किसी भी किस्म का कोई भी पाइथन का पैकेज आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया तो हमें ये पाई साइट मैप से एक मिल गया। आप चाहें तो आप ये कमांड कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉपी का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके और फिर आप अपने कंप्यूटर में जाएं कमांड लाइन पे और इसको जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको कमांड लाइन से बता रहा हूँ, आप चाहें तो आप इसको जुपिटर नोटबुक से भी जो है वो किया जा सकता है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपने, सॉरी, आपने जब वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है, इसको मैं जूम कर देता हूँ जरा, अनेबल किया हुआ है, और इधर जाके आपने सिर्फ वो जो कोड आपने कॉपी किया ना, ये जो ऊपर वाला, ये जो आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, इसको आपने यहाँ पे जाके सिर्फ पेस्ट कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएं, तो ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी जो उसका पैकेज है उसको डाउनलोड करेगा और आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर देगा। अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं उसको, एंड दैट्स इट। अब आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो पाइथन का जो कोड है वो बेसिकली इंस्टॉल हो गया, सॉरी, पाई साइट मैप का जो पैकेज था ये वाला, ये अब आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। अब आप यहाँ पे अगर जाते हैं तो आप इनमें से कोई भी कमांड जो है उसको बेसिकली चाहें तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं आपको बता देता हूँ, फर्ज करें हम चले सबसे पहले ये वाला कोड ले लेते हैं टू डू इट क्विकली, बाकी आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं जो है वो छोड़ दूंगा।
तो बेसिकली आपने कोई पैकेज वगैरह अगर इंस्टॉल करना तो वो इंतहाई ईजी है। पिप इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम आपने देना है। इसी तरह फर्ज करें आप सर्च कर रहे हैं कोई खास किस्म का पैकेज जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, py.org के ऊपर जाएंगे आप। सॉरी, मैंने गलत टाइप किया। और यहाँ पे आप ऊपर टाइप करते हैं, फर्ज करें आपने करना है न्यूरल नेटवर्क आपने टाइप किया, तो ये सारे के सारे पैकेजेस जो हैं वो पाइथन के अंदर न्यूरल नेटवर्क के हैं। यहाँ अगर आप चैट जीपीटी करते हैं टाइप, आई डोंट नो वेदर एनीथिंग एग्जिस्ट, तो अभी पता चल जाए। ये चैट जीपीटी से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप किसी एक को पकड़ लें और उसको इंस्टॉल करें, उनकी जो है उसको, और उसको यूज़ करना जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का आपका काम करते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक, मैं और आपको बता देता हूँ, मार्केटिंग देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा, ये फर्ज करें आप मेलचिम के डाटा के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक पैकेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सारे का सारा मेलचिम का जितना डाटा है वो ऑटोमेटिकली उनकी ऐप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड थिंग अगर आप ऑटोमेटेड जो है ना चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। सर पैकेजेस को थोड़ा सा डिक्लेयर कर देंगे, मतलब क्या हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और ये हमें क्या हेल्प आउट करता है, डेटा फैच करने में हेल्प आउट करता है? नहीं, डाटा फैच करने में हेल्प आउट करते हैं आपको ये, लेकिन ये इसकी बुनियादी काम नहीं है। आपको आई थिंक ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, ये दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर किसी वक्त जगह पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पैकेजेस आर द वे आप अपना डाटा, अपना जो कोड है, जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं वो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखें, अभी ऊपर एक कोड लिखा, एक छोटा सा फंक्शन लिखा जो कि कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करता है, किससे, आपके आपके साइट मैप से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर दैट्स द केस, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने का केस है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसका एक पैकेज बना दें तो आप किसी को भी देंगे वो भी उससे कीवर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके लिए हमारे पास ना मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, स्क्रिप्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें, बुनियादी मकसद इनका सिर्फ एक है कि भाई आपने अपना कोड दूसरे बंदे के साथ शेयर करना है, ताकि वही काम जो आप कर सकते हैं वो दूसरे बंदे भी उसको कर लें। तो इस केस में फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मेल चिप मार्केटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेल चिप मार्केटिंग का जो प्रोग्राम है, इसके जरिए मैं मेल चिप की जो एपीआई है उसको एक्सेस कर लूंगा। तो मेरा मेलचिम का जो अकाउंट है वहां से मैं सारा का सारा डाटा जो है वो डाउनलोड करने के काबिल हो जाऊंगा। अब ये काम किसी और बंदे ने किया हुआ था, उसने एक पैकेज बना दिया, या हो सकता है मेलचिम वालों ने खुद एक पैकेज बना दिया हो और उसको इधर होस्ट कर दिया हो, ऑनलाइन होस्ट कर दिया हो, ताकि दूसरे लोग भी उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको साइट मैप्स की एग्जाम्पल दी, जैसे ये पाई साइट मैप्स का एक प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम मैंने अपनी वेबसाइट के साइट मैप्स को जनरेट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए बनाया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसका एक पैकेज बना दूं, ताकि जो दूसरे बंदे इसको यूज करना चाहते हैं वो भी इसको यूज कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे आप जाए ना इसके होम पेज पे, तो इसका पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है वो आपको यहाँ पे सोर्स कोड भी मिल जाएगा, और आप उसको देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे जनरेट किया या क्रिएट किया। तो इट्स अ वे ऑफ लर्निंग, आप लर्न कर सकते हैं इससे कि मैं भाई आपको देख के ये पता चल जाएगा कि साइट मैप का कोड जनरेट कैसे करते हैं, सॉरी साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं पाइथन में, अगर उसको करना है तो कैसे करेंगे। आपको कोड भी मिल जाता है इनका। सेकेंडली जो है आपको चीज मिलती है वो ये मिलती है कि आपने, किसी ने ऑलरेडी एक चीज बनाई हुई है, तो वाई यू विल मेक अनदर थिंग, जो चीज बनी हुई है उसको यूज करो और उसके ऊपर अपनी चीज को नहीं बना लो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ज्यादा एडवांटेज ये है कि पैकेजेस का, कि आप अपना रीयूजेबल कोड जो होता है वो दूसरे बंदों के साथ शेयर करते हैं। हमें एडवांटेज ये होता है कि जब मैं अगर इसके ऊपर शेयर कर रहा हूं ना गिट हब के ऊपर, तो ये बेसिकली ऐसी है जैसे मेरा पोर्टफोलियो है। जैसे आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं ना इसके ऊपर, फाइवर या इन तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम प्रोग्रामर जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है वो गिट हब के ऊपर बना लेते हैं।
तो अगर मैं ये किसी को शो कर रहा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेरी रिपॉजिटरी इतनी पुरानी है, इसको इतने बंदों ने यूज किया हुआ है, तो इट वाज यूजफुल और नॉट। तो अगर आपका प्रोग्राम बहुत बेसिक है तो शायद इसको इतने ज्यादा बंदे यूज ना करें, लेकिन अगर आपका कोई प्रोग्राम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो इसको देख के फिर लोगों को एक तो लर्निंग भी होगी, दूसरा वो उसको यूज करके अपना काम कर लेंगे। ये इसका एडवांटेज होता है। ओके सर, थैंक यू। जैसे आप यहाँ पे मेरे दूसरे पैकेजेस हैं उनको देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। अभी मैं इसको खैर नहीं बता रहा आपको। सर सैमरिश वगैरह के पैकेज भी होंगे, सैमरिश और जो एचरफ है उनके। आई डोंट नो, यू कैन चेक इट राइट नाउ, मुझे नहीं पता इसका, जी सर। मैंने कभी देखा नहीं। तो आप यहाँ पे जाएं, सैमरश करें, तो ये सैमरश का कमांड लाइन इंटरफेस टूल किसी ने बनाया हुआ है, पाइथन का सैमरश का रैपर किसी ने बनाया हुआ है, गिटहब एक्टिविटी ये कुछ और चीज है, एसईओ की लाइब्रेरी किसी ने बनाई हुई है। तो आप ये देख के आपको पता चल रहा होगा, ये एडवर्ड टूल जो है ये काफी पॉपुलर टूल है, ये वाला जो सेकंड लास्ट है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अंदर पाइथन के मेजॉरिटी जो है ना, पाइथन तो नहीं मैं इसको कहूंगा, जो मार्केटिंग के मेजॉरिटी काम है ना, आप इस टूल के साथ जो है कर सकते हैं। एलियस नाम का एक बंदा है जिसने ये बनाई हुई है, अलियास जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ये वाला जो टूल है आप इसको जाके एक्सप्लोर करें। एलियस डबास इसका नाम है, तो इलियास डब्बास है या कुछ भी इसका नाम है, बहरहाल एनीवेज ये जो है टूल बहुत अच्छा टूल है। आप इसको जो आके इससे के जरिए आप पूरे का पूरा एसईओ कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग के कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का कुछ काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से ये एडवांटेज हो जाता है, ये बने बनाए टूल्स आप ले सकते हैं। हर टूल की एक साइकोलॉजी होती है, फिलॉसफी होती है। तो ये मैंने इसको यूज किया हुआ है लेकिन अब मैं इसको यूज नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब मैंने इसको यूज करना है तो 10 और टूल्स भी इसके साथ मुझे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। आई एक्चुअली डोंट लाइक इट। मेरा काम यह होता है कि भाई जितने की मुझे जरूरत है सिर्फ उतना काम हो। तो जैसे आप मेरे टूल्स देखेंगे ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक से मुराद ये है कि ये एक ही काम करते हैं। साइट मैप वाला मेरा टूल बॉक्स सिर्फ साइट मैप का काम करेगा, बाकी चीजों को नहीं छेड़ेगा। robot.txt का मेरा टूल सिर्फ robot.txt के ऊपर काम करेगा, किसी और चीज को नहीं छेड़ेगा। स्टैटिक वर्डप्रेस का काम सिर्फ स्टैटिक वर्डप्रेस करना है और कुछ नहीं करना। लेकिन बाज लोग होते हैं वो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक ही पैकेज बना देते हैं। तो एडवर्ड टूल इज वेरी गुड, आप इसको जाके जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये जस्ट डिफरेंट साइकोलॉजी के ऊपर जो है बने हुए हैं। इसी तरह आप AHREFs को भी देख सकते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए आपको। ये AHREF की पाइथन API भी यहाँ पे पड़ी हुई है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूल्स थे जिनको आप यूज करना चाहते हैं, उनकी लाइब्रेरीज जो है यहाँ पे आपको मिली हुई मिल जाएंगी, पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी डाटा आपको मिल जाएगा। ये देखें पैकेजेस बने बनाए पड़े हैं। अमेजोन अमेजोन का था, चले हम अमेजोन को सर्च कर लेते हैं। ये देखें जी, अमेजोन की अगर आपने सिर्फ रिव्यूज पे काम करना है तो आप ले सकते हैं। अच्छा एक चीज का यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो ना आपकी इसके साथ ना डेट भी लिखी आएगी। तो डेट से हमें बताती है कि ये पैकेज कितना पुराना है। तो बहुत ज्यादा पुराने जो पैकेजेस होते हैं वो हो सकता है काम ना कर रही हो अच्छा। तो आपने कोशिश करनी है जब भी कोई चीज डाउनलोड करें ना, तो आप लेटेस्ट जो पैकेजेस हो वो उनके वर्जन जो उनको डाउनलोड करें। मुझे नहीं पता अमेजोन एफिलिएट की भी कोई चीज है जी, देखें ये अमेजोन एफिलिएट के जो यूआरएल्स वगैरह बनाते हैं आप इस पैकेज के जरिए उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपने अगर पाइथन के ऊपर रहते हुए अमेजोन के एफिलिएट लिंक्स बनाने हैं तो ये भी एक पैकेज है। ये बहरहाल 2012 का तो ये शायद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप ये सारे आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये पाइथन से के जरिए और अमेजोन के जरिए डायरेक्ट उनके एफिलिएट लिंक्स आप निकाल सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड डेट पे जाएं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मजीद जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह हम और बहुत सारी चीजें होती हैं, अमेजोन के रिव्यूज आपने निकालने हैं, ठीक है। तो वो रिव्यूज भी जो है ना आपको मिल जाएंगे। मैं रेलिवेंस के साथ इसको देख लेता हूँ। ये देखिए ये रिव्यूज हैं। अब अगर आप अमेजोन के रिव्यूज ले लें और रिव्यूज को चैट जीपीटी की एपीआई के साथ लगा के चैट जीपीटी को फीड करें और वहां से जो डाटा आ रहा है उसको एक प्रॉम्प्ट दें कि भाई तुम ना इसकी बेस पे मुझे एक आर्टिकल लिख के दो एफिलिएट का, तो मतलब ये दो लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, चैट जीपीटी की भी मिल रही है, अमेजोन रिव्यूज की भी मिल रही है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप अपना आर्टिकल और अच्छा जो है ना आप प्रॉम्प्ट लिखें तो आप अपना आर्टिकल बड़ा अच्छा जो एफिलिएट का आर्टिकल है वो डिजाइन कर सकते हैं।
तो ये एडवांटेजेस होते हैं आपके ऑलरेडी बने बनाए पैकेजेस को इस्तेमाल करने के, और इनको इस्तेमाल करने पे आपका खर्चा को नहीं आना, क्योंकि ये सारे के सारे फ्री हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री फॉर कमर्शियल यूज। अब जाए ना किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, गिटहब के ऊपर, इधर होम पेज पे मैंने क्लिक किया अभी, तो यहां पे ये लाइसेंस लिखा हुआ है, MIT का लाइसेंस मिल रहा है। तो MIT लाइसेंस का मतलब ये है कि आप जो मर्जी करो इसके साथ, ये फ्री है आपके लिए। कमर्शियली यूज करो, नॉन कमर्शियली यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो। इसी तरह अगर मेरे टूल्स को आप देखेंगे तो वो भी सारे के सारे मैंने उनको नॉन कमर्शियल में रखा हुआ है। आप चाहे तो आप उसको कमर्शियली यूज कर सकते हैं। सर जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे ज़हन में कि सर अगर हम मतलब डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे सर बार बार सर चीज़ों को सर्च करेंगे, जी वो हमें डाटा के देगा, तो सर वो बैन नहीं करेगा हमें? जी, वो आपको बैन करेगा। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपनी जो वेबसाइट होती है, उसको जो आपने क्रॉलर आपने लिखा हुआ है जिसके लिए आप डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पे हाँ जी। आपने एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन करना है जिसके जरिए उसको शक ना पड़े कि भाई आप कौन है, आप रोबोट हैं या इंसान हैं। उसका तरीका ये होता है, आप अपना माइक जरा बंद करेंगे, नॉइज आ रही है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपने। उसका तरीकाकार ये होता है कि आपका यूजर एजेंट होता है एक। यूजर एजेंट से मुराद ये है कि आपका ये जो ब्राउजर है, अगर आप रोबोट हैं तो रोबोट का कोई ब्राउजर नहीं होता। जैसे आपने अगर देखा हो, मैं चले आपको यहां से दिखाता हूं, नाइकी पे चले जाते हैं, nike.com/robots.txt। आप ये देखें, ये नाइकी की वेबसाइट है, robots.txt। तो robots.txt बेसिकली कंट्रोल करती है कि कौन से बंदे को क्या चीज करनी अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें तो आपको ये पता चल रहा है, ये बाइडू का जो स्पाइडर है उसको क्या क्या चीजें करनी अलाउ है और क्या क्या करनी अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने यूजर एजेंट को यूनिक बना दे, बिल्कुल ऐसे ही बना दे जैसे एक ब्राउजर होता है, तो एक हर्डल आप जो है वो रिमूव कर लेंगे। और आपका यूजर एजेंट क्या है ये आपको देना है। अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड पाइथन के जरिए क्रॉलिंग कर रहे होंगे तो उसमें आपने यूजर एजेंट को अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो अगली वेबसाइट आपको ब्लॉक कर सकती है और पेनल्टी दे सकती है आपको। तो आपने हमेशा एक यूजर एजेंट जो है वो यूज करना है। आपने कोई भी यूजर एजेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर जाए ना यहाँ पे सर्फविंग्स पे जाएं, तो ये आपको जो है आपका यूजर एजेंट पे क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि मेरा इसका जो इस वाली वेबसाइट के ऊपर जो मेरा अभी ब्राउजर है उसका यूजर एजेंट ये वाला है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा तो आपने ये वाला यूजर एजेंट कॉपी करना है, तो अपना यूजर एजेंट देना है। एक काम आपको यूजर एजेंट से करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने रैंडम जो है वो साइट जो टाइम है वो यूज करना है। यानी आपने ये नहीं करना कि आप 1 सेकंड के अंदर जो आप 1000 दफा उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने कहना है कि अभी मैं 1 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, अगली रिक्वेस्ट जो है वो मैं 4 सेकंड के बाद भेजूंगा, फिर उससे अगली फिर 1 सेकंड के बाद भेजूंगा। तो दैट्स द वे कि हम उसको बताते हैं कि भाई हम इंसान की तरह काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें सिर्फ डाटा चाहिए आपसे। तो वो थोड़ा सा रैंडमाइजेशन का बिहेवियर जो है वो भी हम ऐड कर लेते हैं उसमें। ये दो मेन चीजें, इसके अलावा और भी चीजें हैं। जब हम वेब क्रॉलिंग कर रहे होंगे, डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप और मजीद इसके अंदर क्या कर सकते हैं। गूगल भी तो सर में बैन कर सकते हैं ना, मतलब कि हम वहां से बार बार सर कीवर्ड सर्च का डाटा लेंगे तो सर वो हमें बैन कर सकता है गूगल, या कि जी वो हम है उसके? जी जी, गूगल भी आपको बैन कर सकता है। गूगल को जी पता सर। चल जाता है, और उससे बचने के लिए फिर हमने काफी ज्यादा नई टेक्निक्स हैं, नए सॉफ्टवेयर हैं, जो पैकेजेस हैं आप उनको यूज करते हैं, जिसके जरिए फिर आप इससे गूगल को डिटेक्ट होने से बच सकते हैं आप। अगर ये डिटेक्ट करने से आप बच ना सके तो फिर तो आप फौरन पकड़े जाएंगे, और फौरन पकड़े जाएंगे तो फिर एएचआरएफ और सेमरस जो होते हैं इनका काम नहीं चलता। एक और टेक्निक होती है, हम उसको कहते हैं हम प्रॉक्सी चेंज करते रहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी से मुराद ये है कि एक दफा मैंने सर्च जो की है वो एक यूआरएल से की, एक आईपी एड्रेस से की है, नेक्स्ट सर्च जो है मैं किसी और आईपी एड्रेस से करूं, तो फिर गूगल को नहीं पता चलता कि ये फला वही बंदा या कोई और बंदा आया है। गूगल आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा होता है, गूगल को पता होता है कि ये बंदा फला एड्रेस से मेरे पास बार बार आ रहा है और हर 1 सेकंड में 10 दफा आ रहा है, तो वहां पे फिर आपको वो ब्लॉक करता है या आपको कैप्चा वगैरह दे देता है। तो अगर कैप्चा आपके पास आ रहा हो तो कैप्चा को सॉल्व करने के लिए भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिल जाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जैसे आप यहां पे जाए ना, सॉरी,
तो ये कैप्चा को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप उनको यूज करके कैप्चा को बाईपास कर सकते हैं फिर। तो ये जो है इसके अंदर जो है वो टेक्निक है। आरडीपी भी सर यूज कर सकते हैं इसके लिए, ताकि अपने मतलब अगर हम कभी पकड़े भी जाएं तो सर वहां से हमारा सारा काम मतलब कोई इशू ना आए आरडीपी से। जी जी, आप आरडीपी से करना चाहें तो आरडीपी से कर लें, लेकिन आरडीपी में भी आपके पास कितने रिमोट डेस्कटॉप्स हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक दो हैं, कितने कनेक्शंस हैं, तो उसके जरिए आपके अपने कंप्यूटर पे तो नहीं आएगा, जिस आरडीपी पे ऊपर आप काम कर रहे हैं वहां पे वो अगर कोई गूगल ने कुछ करना हुआ तो करेगा। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जैसे हमने जब वेब स्क्रैपिंग या इस तरह का कोई काम करना होता है तो आप गूगल क्लाउड को भी यूज कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि आपको वेब स्क्रैपिंग अलाउड नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। मतलब मेरे भी इसके बॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मेरे गिटहब के ऊपर चल रहे हैं बोर्ड, अगरचे के कुछ वेबसाइट है जैसे वर्सल वगैरह तो वो आपको जो है ना वेब स्क्रैपिंग अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आप लिमिट्स के अंदर रह के छोटी मोटी कर रहे हैं तो कोई इतना मसला नहीं होता। मतलब अगर आपने घंटे में 1 पेज स्क्रैप किया या 10 पेज स्क्रैप किए तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप हर सेकंड के अंदर जो है वो 1000 पेज स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह का काम कर रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो वो जो हमारे पास रिमेनिंग चीज रहेगी हम उसको कंप्लीट कर लें। ये वाला तो हमने जो है ना ये पिप के जरिए इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ पाइथन को, और अब हम जो है ना ये इसको इंपोर्ट करेंगे। ये किसी का माइक ऑन है, आप इसको बंद कर सकते हैं जरा प्लीज। अच्छा, हमारा किधर गया ये? तो हमने पाई साइड मैप को जब इंस्टॉल किया तो उसके बाद आप जो है इस तरह करके पाई साइड मैप के अंदर जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ये क्यों होते हैं ऐसे, इसके ऊपर हम डिस्कशन रखेंगे। आप इसको जो है जो भी आपने जब भी आप कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो आप कोशिश करें सबसे पहले उनका जो ट्यूटोरियल है उसको देख लें। तो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि भाई आपने ये वाली 3 चीजें जो है ये इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये क्यों 3 चीजें ऐसी हैं, ये कैसे बनी हुई हैं, ये अभी आपने अभी भूल जाना है। अभी सिर्फ हम इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसका मैं वैसे यूआरएल भी इसके अंदर जो है ना वो डाल देता हूँ, ताकि अगर आप इसको देखना चाहें ना दोबारा बाद में तो आप देख सकें। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह करते हैं। अच्छा, मेरे पास अभी क्योंकि इसका साइट मैप नहीं है तो ये उस वजह से मुझे इसका ऐड देगा। हम ये वाला फेच की एपीआई लेते हैं, फेच के साथ चलते हैं जी। ठीक है, तो ये देखें अभी उसने क्या किया कि उसने पूरी की पूरी जो मेरी वेबसाइट है इसके जितने भी यूआरएल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्लूड यूआरएल्स फॉल्स, तो शायद ये इसने इस वजह से नहीं किया। अब ये देखें इसने सारे के सारे मेरे जो यूआरएल्स थे इस वेबसाइट से उनको डाउनलोड कर दिया मेरे पास। ठीक है, और ये मैं एज ए डिक्ट जो है ना डिक्शनरी के तौर पे उसको आउट करवा रहा हूँ। तो आपके पास अगर आपका कोई कंप्यूटेटर है, 10 कंप्यूटेटर है, 1000 कंप्यूटेटर है, आप सब के सब जितने भी हैं उनके जो यूआरएल्स हैं वो आप इस तरह करके डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह क्यों किए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एज ए डिक्शनरी के तौर पे किए हैं। क्योंकि हमारे पास होता ये है कि जो साइट मैप होता है ये देखने में तो सिंपल नजर आ रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं। आपके पास एक इंडेक्स साइट मैप होता है, फिर आपके पास इमेजेस का साइट मैप भी हो सकता है, ऑडियो का साइट मैप भी हो सकता है, और बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है इसके अंदर तो ये सादा सा एक सफ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन बाज बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे बीबीसी की वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो उनका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो उनके जो साइट मैप्स हैं वो हो सकता है उन्होंने 10 20 30 50 साइट मैप्स हों उनके, देन इट मेक्स द थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड।
लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एक साइट मैप है जो उसने जनरेट कर दिया। आप चाहें तो आप इसको आइटरेट भी कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं, हमारे पास ये वेरिएबल आया था ये वाला, तो इसके अंदर ये था हमारा साइट मैप है। ये पूरे का पूरा साइट मैप उसने प्रिंट कर दिया मुझे, ठीक है। एक ही कमांड के साथ जो है ना उसने उसको प्रिंट कर दिया। अब देखें ये हमने डिक्शनरी के तौर पे इसको किया, तो मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, मुझे इसके ना डिक्शनरी में से सिर्फ और सिर्फ जो यूआरएल्स हैं वो निकाल के दो। सॉरी, एक मिनट, अभी हमने क्या गलती की है। ये मेरे पास आ गया पेरेंट क्लास मोड। हम इसको साइट मैप के अंदर ले लेते हैं वेरिएबल के तौर पे, और इसकी आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी कीज़ के ऊपर टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि भाई इसकी ये 3 कीज़ हैं, पेरेंट, एक्सएलएस फाइल और साइट मैप। तो हम अभी पेरेंट के अंदर जो है ना इसको देखेंगे, और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तुम जो है ना साइट मैप की पेरेंट वाली जो पहली की है उसका कंटेंट दिखाओ। तो आपने ये देखा कि आपको जो उसने ये वाला कंटेंट इसका दिखा दिया। अब पेरेंट के अंदर भी अगेन डिक्शनरी है, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें आएंगी कि डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज के अंदर दोबारा जाना है तो फिर आप कहाँ पे आएंगे। तो अब अगर मैं इसकी दोबारा कीज देखता हूँ, रिकॉर्डिंग को आप जो है ना जरा दोबारा देख लीजिएगा, तो अब आप मतलब रिपीट करने के लिए, तो अब आपने ये देखा कि जो अब मैं पेरेंट जो है उसकी मैं कीज को देखता हूँ तो मुझे लोकेशन, लास्ट मोड, मॉडिफाइड और यूआरएल जो है वो मिल रहे हैं। मेरी इंटरेस्ट इन यूआरएल्स के अंदर है, ये यूआरएल सेट है, ये वाला जो यूआरएल सेट है ना, ये वाला, ये मैंने इस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि भाई मुझे ये दो और साथ में मुझे यहाँ से यूआरएल्स जो है वो निकाल के दो। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं जब एंटर करता हूँ तो ये देखिए, अब इसने मुझे सारे के सारे यूआरएल्स जो हैं इसके निकाल दिए हैं। यूआरएल्स के अलावा उसने उसकी मुझे लास्ट मॉडिफिकेशन डेट भी दी है। अब मेरे क्योंकि साइट मैप के कोई ऊपर कोई इमेजेस नहीं है तो इस वजह से इमेजेस खाली नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ पे कोई अरे नहीं है। लेकिन अगर किसी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस होते तो वो भी मुझे ये यहाँ पे दिखाता। दूसरी बात यह है कि मैं इसको एज ए डिक्शनरी के तौर पे दे रहा हूं। हमने जो लास्ट एग्जांपल किया उस लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने इसको एज ए टपल के तौर पे देखा था। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर जो है ना टपल से भी वो डिक्शनरी का केस है जिसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको आइटरेट करके देखते हैं। ये आप देखें, ये मेरे पास एक अरे के तौर पे आ रहा है। हमें कैसे पता चला? एक तो हम आउटपुट को देख के पता चल जाता है कि ये अरे है। दूसरा, आप इससे पहले अगर टाइप लिख दें और इसको टाइप के अंदर जाके दें तो आपको पता चलेगा कि ये कह रहा है कि भाई ये तो लिस्ट है एक। तो हम इस लिस्ट को अब आइटरेट कर लेते हैं। मैं इस वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ऑल यूआरएल्स। मैं इसका नाम भी दे लेता हूँ टू कीप इट सिंपल, और मैं कहता हूँ फॉर यूआरएल इन ऑल यूआरएल्स प्रिंट यूआरएल। एंटर करता हूँ तो अब ये देखें आपके पास जितने यूआरएल हैं ये सारे के सारे वन बाय वन नजर आ रहे हैं। अब ये इंडिविजुअली डिक्शनरीज हैं। जो मैंने लास्ट बताया था वो टपल थी, तो यहाँ पे डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ है कि भाई तुमने लोक जो अगर लोगे ना तो वो लोकेशन होगी तुम्हारी वेबसाइट की, सॉरी पेज की। तो हम कहते हैं नहीं भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन दिखाओ तुम इसकी, मुझे पूरे के अंदर नहीं जाना। तो आप यहाँ पे ये लोकेशन लेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखेंगे अब उसने आपको सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं वो निकाल के दिखा दिए हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन लिखा है एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का। हम इस एक्सट्रैक्ट कीवर्ड के फंक्शन को दोबारा जो है वो इसके ऊपर अब एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि भाई तुम मुझे एक्सट्रैक्ट यूआरएल करके दो इस वाले यूआरएल का, ये जो मैंने अभी निकाले हैं। अब मैं एंटर करता हूँ। एक मिनट, हमें इसको दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमने दोबारा इसको रीस्टार्ट किया है। मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ, बल्कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। दोबारा मैं आपको यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। ये मेरा फंक्शन आ गया।
इसके बाद मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये देखें, ये मेरी वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स हैं जो उसने सारे के सारे आपके सामने निकाल के रख दिए। दैट्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट मेन कीवर्ड्स फ्रॉम योर कंप्यूटर यूजिंग द साइट मैप दे आर डूइंग इट। अब अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला कि एक है मेरे पास, सॉरी इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो टेक्निकली ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट है जो आप अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपकी किसी भी वेबसाइट का जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके मेन कीवर्ड्स आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये उस वेबसाइट को रीड कर रहा है, उस वेबसाइट के सारे यूआरएल्स को फेच कर रहा है, उस सारे यूआरएल्स को एज ए डिक्शनरी के तौर पे इस वेरिएबल के अंदर सेव कर रहा है। और उस वेरिएबल को जब हमने आइटरेट किया तो हमें पता चला कि हमारे जो यूआरएल्स हैं, ये आपके पास जो मेजॉरिटी अफिलिएट की वेबसाइट्स होंगी उनके अंदर यही फार्मूला आप लगाएंगे कि पेरेंट्स के अंदर जाके यूआरएल्स के अंदर जाएंगे और आपके पास सारे का सारा उनका जितने भी यूआरएल्स होंगे वो सारे के सारे निकाल के आपको दे देगा। और फिर इंडिविजुअल यूआरएल के अंदर मैंने जाके कहा कि भाई मैं उसको इसके अंदर पास करता हूं और साथ में कहता हूं कि मुझे यूआरएल जो है तुम एक्सट्रैक्ट करके दो, कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके दो। तो ये देखें उसने मुझे सारे के सारे मेन कीवर्ड्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। दैट्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट मेन कीवर्ड्स फ्रॉम यूआरएल। ठीक है, अच्छा ये जो अभी फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एसईओ विंग्स की वेबसाइट के ऊपर काम करेगा, दूसरे के ऊपर एक्सट्रैक्ट करने का ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला वेरिएबल जो है ये यूज किया हुआ है जिसमें हम हार्डकोर तौर पे उसको कह रहे हैं कि नहीं तुमने एसईओ विंग्स के ऊपर ही जो है इसको करना है। तो जो नेक्स्ट हम सेशंस कर रहे होंगे उसके अंदर हम इसको जेनेरिक बनाएंगे। मतलब आप जेनेरिक इसको रिप्लेस करके भी बना सकते हैं लेकिन दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। इसके लिए करने के जो है वो प्रॉपर तरीका है इसको करने का, तो वो जब हम डाटा क्लीनिंग के ऊपर या डाटा मंजिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे तो वहां पे हम आपको इंडिविजुअल जो है ना इसको जेनेरिक बनाएंगे और फिर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कीवर्ड को। लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर है ये आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर अभी भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, फर्ज करें हम जाते हैं, चलो मैं ये अपनी दूसरी वेबसाइट ही ले लेता हूँ। ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। तो अगर मैं यहाँ पे आके और इसको सिंपली कहता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ surfwings.com के ऊपर जाओ और उसके जितने कीवर्ड्स हैं वहाँ पे तुम जाके उनके यूआर निकालो। अच्छा यहाँ पे ये इसके कीवर्ड्स नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ये एसईओ विंग्स की वेबसाइट नहीं है, तो लेकिन इनके यूआरएल्स जो है ये आपको ज़रूर दिखा देगा। ये देखिए ये उसने जितने भी यूआरएल्स हैं वो सारे के सारे निकाल के आपको दिखा दिए हैं। यूआरएल के साथ मैंने यहाँ से सॉरी लोकेशन जो है वो डिलीट कर दी थी। तो ये मेरे यूआरएल्स हैं जो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर अभी होस्टिंग हुई हुई हैं सर्फविंग्स के ऊपर। आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी और भी दे सकते हैं, लेकिन चलें अभी मैं इसको नहीं कर रहा, आप अपने तौर पे इसको ट्राई करें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और की वेबसाइट यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज करूँ। और तो ये सीन है, इस तरह करके जो है वो आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप जो है उसको सारे यूआरएल्स फेच कर सकते हैं, वहां से आप मेन कीवर्ड्स निकालें। आप इवन चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि चले मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी इसको मैं डिलीट नहीं करता, आपके रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आए ना, ये आपको यहाँ पे यूआरएल मिल रहे हैं और साथ में ये आपको लास्ट मॉडिफिकेशन डेट भी मिल रही है। अब इसके अंदर साइंस ये है कि अगर आप किसी अपने कंप्यूटर की लास्ट मॉडिफिकेशन डेट को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दें, अगर आप मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दिन में 1000 या फर्ज करें आपका कंप्यूटर है वो दिन में 5 उसके पेजेस जो है वो अपडेट हो रहे हैं, या 100 पेजेस हैं उसके वो 100 के 100 अपडेट हो रहे हैं। भाई 100 पेजेस वो अपने हाथ से तो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि उसने कोई प्लगइन लगाया हुआ, कोई बोट लगाया हुआ जिसके जरिए वो उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इवन आप इसके जरिए ये भी देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर को बोट यूज कर रहा है या वो खुद मैनुअली अपना कंटेंट अपडेट कर रहा है।
तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप अपने तौर पे जो है वो छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना के तो वो निकाल सकते हैं और अपने एनालिसिस कर सकते हैं। और यही वो चीज है जिसके जरिए आप 15,000 पाउंड वाला एसईओ ऑडिट करते हैं और ना कि 10 रुपए वाला 10 पाउंड वाला एसईओ ऑडिट करते हैं। यही वो बुनियादी चीज है कि ये कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो इस तरह के जो टूल्स होते हैं जिसके जरिए आप कॉन्स्टेंटली अपने कंपटीटर को मॉनिटर करते हैं, आप अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करते हैं। ये काम ऑफ कोर्स आप स्क्रीमिंग फ्रॉग और इस तरह की वेबसाइट्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अंदर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं, आप खुद इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप खुद एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया, आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके मैंने बताया है कि इस तरह करके आप अपने जो यूआरएल्स है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन चीज है। अगर आप में से कोई इसके ऊपर ज्यादा पढ़ना चाह रहा हो ना कि ये कंप्यूटर साइट में आपके कंप्यूटर के तौर पे कैसे यूज करना है, मैंने ऐसे ही अभी आप लोगों के सामने एक लफ्ज बोल दिया, मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट सर कॉल एंड होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ अभी जो मेरी है ना वेबसाइट, इसके ऊपर अगर आप जाए ना तो यहाँ पे आपको जो है ना आपको साइट मैप के ऊपर कुछ जो है वो पेजेस मिल जाएंगे जिसके अंदर मैंने साइट मैप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है उनके लिए जिनको साइट मैप्स का पता नहीं है। और हो टू यूज वेबसाइट साइट मैप्स फॉर कंप्यूटेटर एनालिसिस, इसके ऊपर अगर आप जाए ना तो आप को ये पता चल जाएगा कि मतलब मैंने थोड़ी सी डिटेल लिखी है, इतना ज्यादा नहीं इसके ऊपर लिखा हुआ कि आपने कंप्यूटर का एनालिसिस कर अपने कंप्यूटर का एनालिसिस कैसे करना है यूजिंग साइट मैप्स। तो ये सीन है इसके ऊपर। आप इसको हम जब डाटा को एनालिसिस कर रहे होंगे ना, डाटा क्लीनिंग का ये थर्ड पार्ट है इस कोर्स का। तो अभी अभी फर्स्ट पार्ट हमारा आज जो है ये कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद सेकंड में हम गिट और गिट हब को देखेंगे, उसके बाद थर्ड पे जो फिर हम डाटा के ऊपर जाएंगे। तो वहां पे आप जो है ना इसको थोड़ा सा मजीद एक्शन के अंदर देखेंगे अपना, ठीक है। तो इसको भी कंटेंट को आप देखें वेबसाइट के ऊपर जाके कि कंप्यूटर एनालिसिस के अंदर साइट मैप को कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे ये जो मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा इस चीज के कि इस तरह करके आप किस तरह अपने कंप्यूटर को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि आप इस तरह करके 1000 कंप्यूटर को भी ट्रैक करना चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं और फुल ऑटोमेटेड कर सकते हैं ट्रैक, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये एडवांटेज है इस चीज का, ठीक है। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक मेरे से पूछ लें। मेरे ख्याल में हमारी जो कॉल है वो बिल्कुल एंड पे है, खत्म होने वाली है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम सेशन को अभी या ना यहाँ पे जो है वो खत्म कर देंगे। या अगर कहते हो तो मैं एक नया जो है वो मीटिंग का लिंक जो है वो जनरेट करता हूँ अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर आप मेरे पास फेसबुक के ऊपर जाके जो है ना क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। किसी बंदे का क्वेश्चन है इधर यहाँ पे अभी आज? नहीं सर, आज से रिलेटेड तो कर लिया, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी जी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें, साइट मैप का एनालिसिस करें। कीवर्ड अभी एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे आपके, लेकिन आप साइट मैप का एनालिसिस कर सकेंगे फिर, ठीक है। तो फिर हम फेसबुक के ऊपर देखते हैं, मजीद क्वेश्चन कोई भी होंगे आप फेसबुक के ऊपर मुझसे कर लीजिएगा। जी जी सर, ओके ओके, नोट्स अपलोड कर ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और कंटेंट भी अपलोड हो जाएगा।